सब कुछ शुरू होता है जानचिंग हाई की क्लासरूम में, जब यूनिफाइड एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है। टीचर मिस्टर चेनफान अपनी क्लास को बोलते हैं, जल्दी से अपनी तैयारी पूरी कर लो, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो खास तौर पर सबको समझाते हैं कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी पावर कमज़ोर है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर टू जिंगमिंग सोचता है कि असल में वो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। ये नई जगह टेक्नोलॉजी में तो उसकी पुरानी दुनिया जैसी ही है, लेकिन यहाँ हर जगह डरावने जानलेवा बीस्ट्स घूमते हैं। इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सोसाइटी में कुछ लोग अवेकन्ड हुए हैं जो अपनी स्पेशल पावर से सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ सभी लोग 16 साल की उम्र में अपनी एबिलिटी अवेकन कर सकते हैं। पावर्स कितनी अजीब या यूनिक हों, इसकी कोई सीमा नहीं है। इन एबिलिटीज के 9 लेवल होते हैं और ज्यादातर लोग रैंक F से D तक की पावर ही सीख पाते हैं। यही सब सोचते हुए हमारा MC अपनी खुद की एबिलिटी याद करता है, एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक पावर, मगर उसकी पावर सिर्फ रैंक E है, इतनी ही जैसे एक तगड़ा टेजर, बस बिजली की हल्की करंट। इसी वक्त क्लास का एक लड़का पूछता है, तू वाकई मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है जबकि टीचर ने वार्निंग दी है? ब्लॉन्ड लड़का जोर से बोलता है, तू तो बिल्कुल बेकार है, स्कूल की इंसल्ट करवाएगा, बेटर है कोई ऑफिस की नौकरी कर ले। इतने में एक लड़की लिंचिंग ली मेन कैरेक्टर के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और उस बुली को ताना मारती है, अपना काम कर, दूसरों पर मत चढ़। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से में लाल होकर कहता है, अभी टेस्ट में तुझे और तुझे सपोर्ट करने वालों को दिखा दूंगा कौन असली विनर है। वो तमतमाया हुआ शू जिंग मिंग को देखते हुए धमकी देता है, तू तो एग्जाम के मैदान में बुरी तरह हार जाएगा। लड़की हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझाती है कि क्यों ना वो शहर के अंदर कोई सेफ ऑप्शन चुन ले। एप्लीकेशन फॉर्म में 2 चॉइसेस हैं, लिबरल आर्ट्स या मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स चुनने वालों को खतरनाक जोन्स में मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। बस इसी एग्जाम को पास करके ही कोई यूनिवर्सिटी में जा सकता है और ऑफिशियल एबिलिटी यूजर बन सकता है। MC सोचता है, चाहे वो एग्जाम अवॉइड भी कर ले, इस दुनिया के मॉन्स्टर से बचना नामुमकिन है, वो कभी भी आ सकते हैं। उसी वक्त उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप की याद आ जाती है, पीस टाइड में उन्हें खो देने की दर्दनाक मेमोरी। इसी कारण वो फिर कभी इतना बेबस, इतना कमजोर महसूस नहीं करना चाहता। फॉर्म हाथ में लिए हुए वो डिसाइड करता है, मैं मार्शल आर्ट्स एग्जाम जरूर दूंगा। उस दिन शाम को स्कूल बिल्डिंग के पीछे सूरज ढलने लगता है। एक कमरे की खिड़की से MC की सिलुएट दिखती है जो जोरदार ट्रेनिंग कर रहा है स्पीयर के साथ। उसका हाथ वेपन पर कस के पकड़ रखता है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर से उसको इम्ब्यू करता है। MC पूरे पैशन और इंटेंसिटी के साथ एनर्जाइज्ड स्पीयर से मूव्स प्रैक्टिस करता है, हर बार खुद को पुश करता हुआ थोड़ा और बेहतर बनने के लिए। कुछ देर कड़ी ट्रेनिंग के बाद MC पूरी तरह थक जाता है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं, मगर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भरी हुई है। MC फर्श पर गिर पड़ता है, पूरी तरह थक चुका, सांस लेते हुए बोलता है, अब और प्रैक्टिस नहीं हो सकती। लेटा हुआ वो सोचता है कि उसकी स्पीयर टेक्निक ने उसे बाकी E क्लास अवेकेंड से थोड़ा ज्यादा मजबूत बना दिया है। वो याद करता है कि D क्लास से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए हर साल कैजुअलिटी रेट बढ़ती ही जा रही है। मजबूती से मुट्ठी भींचकर ये युवा सोचता है, अब पूरी जान लगा दूंगा, मुझे अवेकेंड यूनिवर्सिटी में जाना ही है। अचानक उसके सामने एक नीली स्क्रीन तेज चमकने लगती है। अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। MC बिल्कुल हैरान रह जाता है। स्क्रीन पूछती है, वुड यू लाइक द बिगिनर्स पैकेज? MC हैरानी से सोचता है, यही तो मेरा इंतजार किया हुआ चीट है क्या? क्यूरियस होकर वो पूछता है, इस पैकेज में है क्या? और जवाब आता है, S रैंक पावर और 200 पॉइंट्स। S रैंक पावर तो सुपर रेयर होती है, जिसे भी मिले वो पूरे देश का पावर हाउस बन जाता है, ऊपर से रिसोर्सेज की बारिश। इतना बड़ा मौका सामने देख MC को एक्साइटमेंट और घबराहट में पसीना आने लगता है। सोचता है, रैंक E का ये नोबड़ी भी अब अपनी किस्मत बदल सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो तुरंत सिस्टम की गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है 200 पॉइंट्स और नई थंडर गॉड एबिलिटी रिडीम हो गई है। तभी एक भयंकर एनर्जी उसके जिस्म में दौड़ जाती है और वो दर्द के मारे चीख पड़ता है।
उसके चारों तरफ बैंगनी और सफेद बिजली फूट पड़ती है। अ स्फीयर ऑफ प्योर एनर्जी बन जाती है। इतनी तगड़ी पावर कि ट्रेनिंग रूम की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। बाहर लोग हैरान होकर देखते हैं। एक बच्चा बोलता है, अरे ये तो बिग ब्रो के घर ही है, यहाँ क्या हो गया? एक परेशान आदमी तो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है, कहीं एयू फैमिली के बेटे को कुछ हो न गया हो। मीनवाइल एमसी दर्द से चीखता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस 70% तक पहुंच जाती है। आसमान काला पड़ जाता है। लोग रास्ते में डर से सोचते हैं, आखिर हो क्या रहा है? फिर एक विशाल बिजली का ड्रैगन आसमान में बिल्डिंग के ऊपर प्रकट होता है। हर कोई डर जाता है। एक ऑफिस में बैठा आदमी इस दबाव को महसूस करता है। सोचता है, कोई शक्तिशाली बीस्ट शहर में घुस तो नहीं आया? गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वो ऑर्डर देता है, जियानिंग की 3rd लीजन फौरन हाई अलर्ट पर आ जाए। ऊपर आसमान में ये एनर्जी क्रीचर तैरता है, पूरे शहर के लिए खतरे की घंटी बनता हुआ। आखिरकार एमसी की दर्द भरी आखिरी चीख के साथ ट्रांसफॉर्मेशन 100% कंप्लीट हो जाता है। सारी एनर्जी गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ एक पूरी तरह बर्बाद कमरा बचता है, शेर पावर से तबाह। एमसी अपनी मुट्ठी कसता है, महसूस करता है अपने जिस्म में दौड़ती हुई नई और अकल्पनीय ताकत को। ये है उसकी एस रैंक पावर, डिवाइन थंडर, जो उसकी पिछली पावर से कई गुना ज्यादा प्रचंड है। कमरे के जंगली हालात देख एमसी सोचता है, बड़ी गड़बड़ हो गई। गनीमत है कि सब कंट्रोल में आ गया। उसे याद आता है कि उसे 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले थे। सोचता है, इनका क्या यूज है? इतना सिंपल और सीधा चीट पाकर दिल खुश हो जाता है। सिस्टम से बोलता है, पैनल ओपन करो। स्क्रीन पर पूरा पैनल डिस्प्ले होता है। नाम शू जिंगमिंग, उसकी नई एस रैंक पावर और 200 पॉइंट्स। एमसी डिसाइड करता है कि ये 200 पॉइंट्स कल के एग्जाम के लिए अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने में लगा देगा। उसे समझ है कि असली ताकत तो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने से आती है, इसलिए सबसे पहले यही दोनों एट्रीब्यूट्स में पॉइंट्स असाइन करता है। एमसी जैसे ही अपने एट्रीब्यूट्स में पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके नंबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक गहरा पर्पल ऑरा उसे पूरी तरह घेर लेता है और वो महसूस करता है कि नई ताकत उसके पूरे शरीर में बह रही है। प्रोटोगोनिस्ट को महसूस होता है कि उसकी एनर्जी और सर्कुलेशन बेहतर हो गई हैं और उसकी सोच इतनी क्लियर और तेज हो गई है कि जैसे हर बात आंखों के सामने झलक रही हो। वो अपने हाथ की मुट्ठी कस के पकड़ता है, मांसपेशियों में आई नई ताकत को जांचता है। वैसे ही एमसी अब पहले से कहीं तेजी से मूव करने लगता है। उसके अटैक हवा को चीरते हुए तेजी से निकलते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने पर उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्किल्स भी बेहतर हो गई हैं। पैनल पर साफ दिख रहा है कि उसका फिजिक और स्पिरिट दोनों बढ़ गए हैं और पॉइंट्स को कैसे कन्वर्ट किया गया है ये भी बताया जा रहा है। अपने नए पावर के साथ एमसी कॉन्फिडेंट है कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश पक्का है, पर सोचता है कि उसका रैंकिंग क्या होगा। प्रोटैगनिस्ट स्पीयर को हवा में उछालता है, पूरी ताकत से अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने को रेडी होता है। वेपन पकड़ते ही उसे हल्का लगने लगता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि स्पीयर भी लगभग हल्की महसूस हो रही है। लेकिन एग्जाम कल है, इसलिए नया वेपन लेने का समय नहीं है। अब बिना सुपर पावर इस्तेमाल किए वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। गहरी सांस लेकर वह वेपन को भारी ताकत से पकड़ता है, ताकतवर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। उसका स्पीयर सीधा टारगेट पर भयंकर वार करता है। स्कोरबोर्ड पर 321 कैलोरीज की फोर्स इमेज होती है। कमरा धीरे धीरे अपने आप रिपेयर हो जाता है। एमसी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर खुश और आश्चर्यचकित होता है, जो आम अवेकेंड से कहीं ज्यादा है, लगभग 2 गुना। उसकी आंखों में पावर की चमक आती है। फिर वो अपनी नई पर्पल स्काई डिवाइन थंडर एबिलिटी का परीक्षण करता है। बैंगनी बिजली उसके हाथों और शरीर पर फैलने लगती है। वो स्पीयर को एनर्जाइज करता है और तेज वॉर करता है। स्कोरबोर्ड पर 3021 कैलोरीज की ताकत दिखती है। एमसी कहता है, एस रैंक पावर वाकई जबरदस्त है, ये तो मिड लेवल यूजर जैसी ताकत है। बिजली उसके शरीर से चकमकाती रहती है और वो सोचता है, ये तो मेरी असली लिमिट भी नहीं है। स्पीयर कस के पकड़कर वह सोचता है कि अब अपनी ताकत, सुपर पावर और स्किल को मिलाकर एक पूरा डेविस्टेटिंग ब्लो देगा। वो तेजी से स्पिनिंग अटैक करता है, इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर के साथ बड़ी वाइट और पर्पल एनर्जी वॉर्टेक्स बनाता है।
वेपन की टिप पर प्योर पावर की एक स्फीयर बनती है जो टारगेट पर छोड़ी जाएगी। एक तेज चीख के साथ वो सारी ताकत छोड़ देता है। अटैक में एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है जो रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर देता है। मेन हॉल में लोग ट्रेमर महसूस करते हैं। एक शख्स पूछता है, क्या ये अर्थक्वेक था? उसी फ्लोर पर कजन के ग्रुप वाइब्रेशन की वजह से गिर पड़ते हैं। एक लड़का कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन तो सुपर यूजर की हो सकती है। टैंकी की दोस्त बेहोश होती है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले दूसरों के हॉल्स में जाते हैं। तमाशा देखकर कजिन कहते हैं, चलो सोर्स का पता करते हैं। वे एनर्जी को देखते हुए ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहां प्रोटैगनिस्ट को कमरे से निकलते पाते हैं। कजिन पूछती है, अंदर क्या कर रहा था? एमसी कैजुअली जवाब देता है, बस घर जा रहा हूँ तैयारी करने। फ्रेंड गुड लक कहती है, फिर जल्दी कजिन को खींचती है और कहती है, असली धमाका यही हुआ। दरवाजा खोलते ही सब दंग रह जाते हैं। ट्रेनिंग रूम पूरी तरह तबाह हो चुका है। फ्रेंड हैरान होकर कहती है, इतनी डैमेज मेमोरी मेटल भी सह नहीं पाता, इतना जबरदस्त वार। ग्रुप का एक लड़का इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि कोई स्टूडेंट इतना कर सकता है। वह कहता है, यहाँ अभी भी बहुत इंटेंस एनर्जी बाकी है। एक और शख्स सहमति में कहता है कि इतना ज्यादा डैमेज तो कोई टॉप टियर प्रोडिजी भी नहीं कर सकता। फिर लड़की को एक शानदार आइडिया आता है, शायद हमारे एमसी में छुपा हुआ कोई जीनियस हो जिसने यह सब अफरा तफरी मचाई हो। लेकिन लड़के उस पर हंसते हैं और कहते हैं, इतनी बात तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये तो बस एक ई रैंकर है जो अपनी ताकत में भी 300 से ऊपर नहीं जा पाता। दूसरा लड़का तर्क देता है कि हो सकता है वो पावरफुल यूजर किसी दूसरे हॉलवे से गुजरा हो। फिर वह लड़की से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है। लड़की रेक्ट वॉल को छूती है और बस इतना कहती है, शायद। वो पूरी तरह सोच में डूबी हुई लगती है। दीवार के डैमेज को करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पर स्पीयर के मार्क्स हैं। तभी उसकी आंखों के सामने उसका कजिन स्पीयर पकड़े हुए झलकता है, जिससे उसकी शकत की ओर बढ़ जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो सोचती है, क्या एग्जाम में उसका हिस्सा लेना सच में उसके लिए इतना बड़ा जोखिम है? अगले दिन फाइनली मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू होता है और बहुत सारे छात्र इकट्ठा होते हैं। छात्र बस से उतरते हैं, अपने हथियार उठाते हैं और बड़े टेस्ट की तैयारी करते हैं। भीड़ में हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टीयर को कंधे पर रखे कॉन्फिडेंट लुक के साथ आता है। कुछ छात्र एग्जाम अरीना में यूनिकॉर्न राइनोसिरस को देखकर डरे हुए नजर आते हैं। हालांकि स्कूल बुली उन्हें तुच्छ कहता है और कहता है कि जो इस बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकते वो बेकार हैं। एमसी के बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि वो एरोगेंट लड़का कौन है। एमसी बताता है कि वह जो मिनगांग है, जिसकी बी रैंक एबिलिटी है और जो पहले लेवल पर पहुंच चुका है। अपनी नजरें अपने राइवल पर गड़ाए हमारे युवा नायक के चेहरे पर एक स्mirk आता है और वो सोचता है कि अब कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एक जबरदस्त आवाज गूंजती है जो सभी कैंडिडेट्स का ध्यान खींचती है। एक अधिकारी खुद को वोंग हियांग बताता है, जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम का कमांडर इन चीफ है। वह एक मिलिट्री व्हीकल पर चढ़ता है और बताता है कि ये टेस्ट 12 घंटे चलेगा, एक रूइंड सिटी में। वह क्षेत्र 3 जोन्स में बंटा है और पॉइंट्स बीस्ट्स को हराने पर मिलेगी। गंभीर नजर से वह छात्रों को चेतावनी देता है कि कोई भी हाई स्कोर के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। हमारा प्रोटेगनिस्ट सोचता है कि पहले वह आउटर एरिया में रहता, लेकिन अब वह पूरी ताकत के साथ सेंटर की ओर जाएगा। इम्तिहान के सप्लाईज बांटने शुरू होते हैं और छात्र लाइन में लगकर उन्हें लेते हैं। टीचर प्रोटैगनिस्ट को उसका किट देता है और बताता है कि इसमें कुल 3 चीजें हैं, एक वॉच जो पॉइंट्स ट्रैक करता है, एक बैकपैक जिसमें खाना है और एक सेफ्टी बॉल जिसमें शील्ड है। टीचर याद दिलाता है कि बॉल यूज करने पर टेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन सबसे पहले आता है। हमारा नायक इसकी सलाह के लिए धन्यवाद कहता है। इसी समय प्रोटैगनिस्ट की कजिन की दोस्त उसकी ओर दौड़ती हुई आती है और उसका नाम पुकारती है। वह प्रोटैगनिस्ट को अपनी टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है, जिसमें क्लास प्रेसिडेंट भी है, और ये वादा करती है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। एक क्लासमेट शिकायत करता है कि टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं और प्रोटैगनिस्ट शामिल करने से उनकी स्कोर घटेगी। क्लास प्रेसिडेंट की दोस्त नाराज होकर कहती है कि उन्होंने डील कर ही लिया है और अब वापस नहीं हट सकते। फिर दूसरा छात्र प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एग्जाम में डेड वेट नहीं सहेंगे।
अपने बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा होते देख प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है और दयालु इनविटेशन के लिए धन्यवाद कहता है। मुस्कुराते हुए वह प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि इस बार वह एग्जाम अरीना में अकेले ही जाएगा। लड़की और उसकी दोस्त हैरान होती हैं, लेकिन वह उसकी डिसीजन स्वीकार कर लेती है और बस उसकी सेफ्टी के लिए कहती है। वो सब नए सदस्य की तलाश में चल देते हैं और प्रोटैगनिस्ट पीछे रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट का हल्का सा स्मर्क उसके सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वह सोचता है कि बिना उनकी मदद के भी वह इस एग्जाम में किसी भी तरह अच्छा स्कोर करेगा। एक आवाज एग्जाम के शुरू होने की घोषणा करती है और ड्रोन्स एक्टिवेट होकर सभी कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। इससे सारे छात्र टूटे हुए शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, परीक्षा पास करने का दृढ़ संकल्प लेकर। प्रोटैगनिस्ट की कजन और उसका ग्रुप भी एग्जाम अरीना की ओर बढ़ते हैं। भीड़ में एक और लड़की दिखती है जिसके बाल पर्पल रंग के हैं और वो अनग्लोबलिक गति से दौड़ रही है। बुद्धिमान जो मिंगयांग अपने सोर्ड के साथ हवा में छलांग लगाता है, सबको अपनी ताकत दिखाने को तैयार। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट भी दृढ़ कदम रखता है, एक्शन में कूदने के लिए तैयार। वह स्पीयर लेकर दौड़ता है और अपने मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार होने की घोषणा करता है। अपनी रिस्ट वॉच को टैप करता है और एग्जाम सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। स्क्रीन पर उसके डिटेल्स और रैंकिंग के साथ उसके राइवल का नाम पहले नंबर पर दिखाई देता है। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट देखता है कि जीनियस पहले से ही पॉइंट्स कमाना शुरू कर चुका है और तय करता है कि अब उसे भी चलना चाहिए। वह आउटर एरिया छोड़कर सीधे सिटी के सेंट्रल जोन की ओर बढ़ता है। जल्द ही वह अबैंडन्ड और ध्वस्त इमारतों वाले टेस्ट अरीना में प्रवेश करता है। स्पीयर हाथ में लेकर वह सावधानी से इलाके की खोज में निकलता है, किसी भी खतरे की तलाश में। अचानक उसे जमीन पर एक चोटिल स्टूडेंट मिलता है। वह देखकर चौंकता है कि उस क्लासमेट ने अपनी सेफ्टी बॉल तक इस्तेमाल नहीं की। दूसरे लड़के की हालत को देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर उसके पास अपनी एस रैंक पावर नहीं होती तो शायद उसका भी यही अंजाम होता। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से निकलती है। वह एग्जाम के खतरों पर सोचता है। कोई पछतावा नहीं। वह नीचे बैठकर तुरंत लॉजिस्टिक्स टीम को बुलाता है ताकि इंजर्ड युवक को बचाया जा सके। तभी प्रोटैगनिस्ट अलर्ट हो जाता है, तेजी से किसी प्रेजेंस का आना महसूस करता है। अंधेरे से अचानक एक पंजा तेज नाखूनों वाला जोर से जमीन पर पड़ता है। एक शैडो बीस्ट हमला करता है और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे जीव किसी सर्वाइवल को जाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शैडो बीस्ट लाल आंखों से उसे घूरता है। प्रोटैगनिस्ट स्पीयर कसकर पकड़ता है और लड़ाई के मूड में आता है। वहीं मॉन्स्टर बड़ा होने लगता है और हमला करने को तैयार होता है। वह जबरदस्त स्पीड से दौड़ा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट चपलता से उसके वार से बच निकलता है। वो सुरक्षित जमीन पर उतरता है और बीस्ट हवा को चीरते हुए हथेली पर गिर पड़ता है। यह मॉन्स्टर ग्रोए किलर के नाम से जाना जाता है। उसके तेज नाखून और जबड़े बेहद शक्तिशाली हैं। बीस्ट एक जोरदार गरजार करता है, दांत दिखाता है और प्रोटैगनिस्ट को करीब से घूरता है। वह सोचता है कि ये बीस्ट्स रुकी योद्धाओं को प्रत्याशित ऑरा से डराकर स्थिर कर देते हैं। इसीलिए ही अमीर परिवार अपनी सुरक्षा के लिए जवान मेंबर्स की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने कभी ऐसा प्रिविलेज नहीं पाया और ये उसकी बीस्ट्स के खिलाफ पहली वास्तविक लड़ाई है। मॉन्स्टर छलांग लगाता है, उसके पंजे और दांत उसकी जान लेने को तैयार हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना डरे स्पीयर को कसकर पकड़ता है और वेपन में पर्पल लाइटनिंग क्रैकल होने लगती है। जल्दबाजी से वह स्पीयर को इलेक्ट्रिसिटी से पूर्ण चार्ज करता है और बीस्ट के सिर पर सीधे वार करता है। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसे एहसास होता है कि बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बीस्ट गिर पड़ता है, हराया हुआ। सिस्टम नोटिफाई करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अनरैंक्ड शैडो कैट को हराकर 3 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। वह सोचता है कि बीस्ट को हराने पर स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अनरैंक्ड बीस्ट्स बहुत कम देते हैं। चूंकि बीस्ट्स के ओराज उस पर असर नहीं करते, इसलिए वह आउटर एरिया में रहने की कोई वजह नहीं देखता। प्रोटैगनिस्ट शहर के केंद्र की ओर बढ़ता हुआ विभिन्न क्रीचर्स को हराता है और पॉइंट्स इकट्ठा करता है। उसे एक समय में कई मॉन्स्टर्स के साथ तेज लड़ाई करते देखा जाता है। वह सोचता है कि पॉइंट्स तो अच्छी खासी कमाए हैं, लेकिन असली कमी है कॉम्बैट एक्सपीरियंस की।
उसकी नई डिवाइन पावर बहुत एनर्जी खर्च करती है और 1 घंटे से भी कम चलती है, जबकि पुरानी एबिलिटी कम एनर्जी खर्च करती थी। क्योंकि एग्जाम 12 घंटे का है, वह तय करता है कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ स्पीयर का उपयोग करेगा। अचानक एक विशाल राइनोसेरस लाल आंखों वाला उसके रास्ते में प्रकट होता है। क्रीचर गुस्से में चार्ज करता है, अपनी शक्तिशाली हॉर्न से एक कार को हवा में उड़ा देता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता और मॉन्स्ट्रस अटैक का सामना करता है। एक जबरदस्त लीप लगाकर वह राइनोसेरस के ऊपर से कूद जाता है, टकराने से बचते हुए। अब भी हवा में स्पीयर तैयार करता है, राइनोसेरस के सिर पर निर्णायक वार के लिए। उसने मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार वार किया और बड़ी क्रीचर जमीन पर गिर गई, पूरी तरह हारी हुई। वह देखता है कि बीस्ट को हराने की उसकी स्पीड बढ़ गई है और सोचता है कि शायद उसकी टेक्निक में सुधार हुआ है। वह सिस्टम पैनल चेक करता है और पाता है कि स्पीयर टेक्निक इंटरमीडिएट स्टेज तक लेवल अप हो चुकी है। वह सोचता है कि अगर इंटरमीडिएट लेवल में इतनी ताकत है तो हायर लेवल पर कितना ज्यादा होगा। अचानक उसके दिमाग में एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक्स की फ्लड आ जाती है। वह एक साथ इतनी सारी नई जानकारी देखकर हैरान रहता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एमसी सोचता है कि अब वो पहले रैंक्ड बीस्ट पर अपनी नई स्किल्स आजमाने का इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय पास ही क्लास प्रेसिडेंट का ग्रुप चल रहा होता है और वह लड़की कुछ अजीब नोटिस करती है। वह अपनी टीम से कहती है कि उसे लगता है उसने अभी अभी हमारे प्रोटेगनिस्ट को यहाँ से गुजरते देखा था। लेकिन ग्रुप का एक लड़का इसे तुरंत खारिज करता है, बोलता है ये एरिया में आना उसके लिए तो सीधा सुइसाइड मिशन है। स्क्वाड लीडर सोच में पड़ जाता है, मानो डाउट कर रहा हो कि शायद लड़की ने गलत देखा, और सोचता है कि उसका फ्रेंड अभी कैसा होगा। अचानक ग्रुप का एक मेंबर उन्हें पुकारते हुए पास के गिरे हुए रिनाउस की तरफ इशारा करता है। वे पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके सिर पर जो फेटल वुंड है वो सीधे स्पीयर से किया गया है। लड़की शॉक में है। वो सोचती है क्या जिसे उसने देखा सच में हमारा हीरो हो सकता है। लेकिन एक टीममेट शक जाहिर करता है, वो मॉन्स्टर तो सिर्फ कोई सी रैंक अवेकंड ही गिरा सकता है। दूसरा कहता है चलो उसकी रैंकिंग चेक करते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लड़की अपनी वॉच पर लीडर बोर्ड चेक करती है और स्टन्ड रह जाती है यह देखकर कि सच में वही था। क्लासमेट्स पैनिक करने लगते हैं, यकीन नहीं कर पाते कि एमसी टॉप 50 में है। उधर अरीना के बाहर जनता एग्जाम देखकर उत्साहित है और देख रही है कि जो मिंगयांग पहली पोजीशन पर है। शहर के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस जीनियस की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि यह प्रोविंशियल टॉप 100 में पक्का आएगा। फिर वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस स्कूल के प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन डायरेक्टर सेकंड स्कूल की आलोचना करता है, कहता है कि उनके टॉप स्टूडेंट की पोजीशन सिर्फ 18th है। सेकंड स्कूल का प्रिंसिपल चिढ़कर शिकायत करता है कि उसके सिर्फ 8 स्टूडेंट्स टॉप 50 में हैं। तभी डायरेक्टर रुककर पूछता है ये शू जिंगमिंग कौन है, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। एक टीचर उस नाम को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और चिल्ला उठता है कि ये लड़का टॉप 50 में है। ठंडा पसीना उसके माथे पर आ जाता है। वह सोचता है क्या इसने अपनी असली ताकत दिखा दी है। लेकिन वह डाउट करता है कि एक ई रैंक अचानक एस रैंक बन सकता है। वो खींचकर कहता है कि एमसी को तो देख भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के दौरान सिर्फ टॉप 10 के पास डेडिकेटेड कैमरास होते हैं। अरीना के अंदर वापस प्रोटैगनिस्ट अब सेंट्रल एरिया में है, जो कि हाई रिस्क जोन है। वो टूटी फूटी सड़कों से गुजर रहा है और एक ग्लास की बोतल पर पैर रख देता है। एक स्नैक बार खाते हुए वह नोट करता है कि रैंक्ड बीस्ट्स बाकी के मुकाबले ज्यादा चालाक और ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं। अचानक उसकी आंखें संकुचित हो जाती हैं। वह महसूस करता है कि कोई बेहद तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। एक विशाल टाइगर नीली आंखों वाला कारों को तोड़ता फोड़ता उसकी तरफ बढ़ता है। यह है फर्क बीस्ट, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। हमारा हीरो सोचता है सेंट्रल एरिया में आते ही इतना ताकतवर बीस्ट मिलना किस्मत ही है। वो अपनी किस्मत पर मुस्कुराता है। इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक बीस्ट मिलना मतलब वाकई शानदार मौका। आत्मविश्वास और जोश से भरे चेहरे के साथ वो अपनी स्पीयर तैयार करता है और ऐलान करता है यही परफेक्ट ओपोनेंट है, मेरी नई अपग्रेडेड स्पीयर टेक्निक का असली टेस्ट।
आर्म ब्लेड टाइगर एक डरावनी दहाड़ के साथ झपटा। उसके ताकतवर पंजे हमला करने को तैयार थे। शू जिंगमिंग पूरी तरह शांत और कंपोजर में रहा। अपनी स्पीयर रक्षात्मक मुद्रा में पकड़ ली। एक ग्रेसफुल स्पिन के साथ उसने टाइगर के पहले हमले को डिफ्लेक्ट किया। स्पीयर के शाफ्ट से उसके वार को बड़े कौशल से पैरी कर दिया। टाइगर को चोट की ताकत से एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन शू जिंगमिंग के चेहरे पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ताना मारा, बस इतनी ही ताकत है फर्स्ट ईयर बीस्ट में? लगता है मुझे मेहनत करवाने के लिए टाइगर किंग चाहिए होगा। उसकी इस छेड़ से बीस्ट और भी भड़क गया। शू जिंगमिंग ने चुनौती दी, जा अब तेरा वक्त है। फिर वो अचानक आक्रामक हो गया। विश्वास और बिजली सी तेजी के साथ आगे छलांग लगाई। स्पीयर की नोक एक ब्लर बन गई और सीधा टाइगर के कंधे पर घुसकर खून निकाल दिया। बीस्ट दर्द और गुस्से में चीखा, लेकिन शू जिंगमिंग ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो पूरी तरह शांत और एकाग्र बना रहा। उसका अटैक सिर्फ बीस्ट को और भी उग्र बना गया। अब फर्स्ट रैंक बीस्ट की आंखों में एक डरावनी नीली रोशनी चमकने लगी। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। शू जिंगमिंग पर लंबा पड़ते हुए जोरदार दहाड़ लगाई, अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी करते हुए। आर्म ब्लेड टाइगर ने अपने विशाल ब्लेडेड पॉज से भयानक स्वाइप मारी। शू जिंगमिंग की रिफ्लेक्सेस कमाल की थी। उसने अटैक को गजब फुर्ती से डॉज किया और उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए पास के लैंप पोस्ट से झूलकर डेडली क्लॉज से बच निकला। अपनी नेक्स्ट काउंटर अटैक के लिए परफेक्ट पोजीशन में आ गया। जमीन पर खूबसूरती से उतरते हुए शू जिंगमिंग ने फर्स्ट ईयर बीस्ट की जबरदस्त जिद को सराहा। उसे दिख रहा था कि डिस्पाइट चोटों के आर्म ब्लेड टाइगर अब भी जबरदस्त स्ट्रगल करने को बेताब है। फाइट को खत्म करने की ठानते हुए उसने ऐलान किया, अब और कोई स्ट्रगल बेकार है। फिर उसने अपनी स्पीयर में पूरी टेक्निक चैनल करना शुरू किया। लाइटनिंग गेल ब्रेक। ब्लू एनर्जी का वॉर्टेक्स उसके हथियार के चारों तरफ घूमने लगा। एक जोरदार युद्ध घोष के साथ उसने टेक्निक छोड़ दी। उसका शरीर एक ब्लर बन गया। स्पिनिंग अटैक से बिजली की तरह वार किया। स्पीयर की एनर्जी से कई स्लैशिंग आर्क्स ऑफ लाइट बने। अटैक सीधा टारगेट पे लगा। टाइगर ने आखिरी दर्द भरी चीख मारी, क्योंकि ये ताकतवर टेक्निक उसके जिस्म को चीरे डाल रही थी। वो विशाल बीस्ट चित्त हो गया, हार गया। उसी क्षण शू जिंगमिंग की स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन चमकी। फर्स्ट टीयर आर्मर्ड टाइगर को हराकर 14 एबिलिटी पॉइंट्स प्राप्त हुए। वो संतुष्ट होकर नोट करता है, फर्स्ट टीयर बीस्ट से मिलने वाले पॉइंट्स अनरैंक्ड के मुकाबले लगभग 2 गुने हैं। एक नया नजरिया उसे मिलता है। उसे समझ आता है कि जहां बाकी लोगों के लिए एग्जाम हॉल खतरे की जगह है, उसके लिए ये एक खजाने की खान है। खुद को लेवल अप करने का सबसे बड़ा मौका। नई ऊर्जा और संकल्प के साथ शू जिंगमिंग कसम खाता है कि वो सबसे ताकतवर बीस्ट्स का शिकार कर जितना हो सके एबिलिटी पॉइंट्स इकट्ठा करेगा। दूसरी तरफ ऑडियंस स्टैंड्स में माहौल काफी टेंस है। ऑफिशियल्स और टीचर्स लाइव रैंकिंग्स पर नजरें जमाए बैठे हैं। लीडर बोर्ड पर अब शू जिंगमिंग का नाम 328 पॉइंट्स के साथ 32वें स्थान पर दिख रहा है। एक ऑफिशियल टीचर चेन फैन की तरफ मुड़कर पूछता है, ये चौंकाने वाला स्टूडेंट क्या आपके क्लास से है? अचानक चेन फैन हर किसी का केंद्र बन जाते हैं। अन्य टीचर उनकी तारीफ करने लगते हैं। हैरान है कि उनकी क्लास से ही उनके स्कूल के अकेले स्टूडेंट्स टॉप 50 में आए हैं। उनके टीचिंग मेथड्स की भी खूब तारीफ होती है। घबराए चेन फैन विनम्रता से बोलते हैं कि ये सब स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसी बीच किसी की जोरदार चीख सबका ध्यान स्क्रीन पर खींच लेती है। शू जिंगमिंग की रैंकिंग फिर से आसमान छू गई। वो सीधे नंबर 25 पर पहुंच गया। एक ऑफिशियल हैरानी से चिल्लाता है, एक साथ 44 पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं? डायरेक्टर जांग वेनशान दिमाग में पॉइंट वैल्यूज जोड़ते हैं। पीक अनरैंक्ड बीस्ट 6 से 8 पॉइंट्स देती है। लो ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट लगभग 14 से 16 पॉइंट्स। प्रिंसिपल शाओयाओ चौंक कर आगे जोड़ते हैं। चेहरा फीका पड़ जाता है। उन्हें याद आता है कि किल काउंट हर 4 सेकंड में अपडेट होती है और दिमाग में असंभव सा ख्याल आने लगता है। डायरेक्टर जांग वेनशान ये चौंकाने वाली गणना पूरी करता है। मतलब सिर्फ 4 सेकंड में शू जिंगमिंग ने या तो 5 पीक अनरैंक्ड बीस्ट्स या 3 लो ग्रेड फर्स्ट ईयर बीस्ट्स को मार गिराया। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है। इस तरह का प्रदर्शन तो सालों में किसी ने नहीं किया। फिर वो प्रिंसिपल शाओयाओ से बोलते हैं कि इतना प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है
और पूछते हैं कि उन्होंने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। प्रिंसिपल अब भी परेशान है, मानते हैं कि वो खुद शूजिंग मिंग को अभी अभी जानते हैं और कहते हैं कि इसका सच तो उसके होमरूम टीचर से ही पता चलेगा। फौरन वो नर्वस टीचर चेन फैन को बुलाते हैं और लीडर्स के सामने खास तौर पर उसकी प्रतिभा के बारे में बताने को कहते हैं। शहर के टॉप ऑफिशियल्स के सामने पसीना पसीना चेन फान हकलाते हुए यह हैरान करने वाला सच बताते हैं। शूजिंग मिंग ने एक ई ग्रेड एबिलिटी, वीक इलेक्ट्रिसिटी ही जागृत की थी। प्रिंसिपल यकीन नहीं कर पाते, पूछते हैं, क्या तुम पक्का हो? कहीं गलती से तो याद नहीं कर रहे? चेन फान जोर देकर कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है। वो जोड़ते हैं कि उन्होंने शू जिंग मिंग को तो एग्जाम में हिस्सा लेने से ही मना किया था, उसकी लो रैंक एबिलिटी देखकर। डायरेक्टर जांग वनशान अब और भी उत्सुक हो उठते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ई ग्रेड एबिलिटी के साथ इतना ऊपर पहुंच रहा है तो उसमें जरूर कोई खास बात होगी। अब ये रहस्य उनकी दिलचस्पी को और बढ़ा देता है। वो तय करते हैं कि इंतजार करेंगे और आत्मविश्वास से कहते हैं कि शू जिंग की रफ्तार देखकर वो जल्द ही टॉप 10 में पहुंच जाएगा। तब उन्हें उसका डेडिकेटेड कैमरा फीड मिलेगा और आखिरकार सच सामने आएगा कि वो ये कैसे कर रहा है। लेकिन साथ ही वो सख्त चेतावनी भी देते हैं, अगर स्टूडेंट चीटिंग करता पकड़ा गया तो सजा तय है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दोनों टीचर चेन फान और प्रिंसिपल शाओ याओ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। लीडर बोर्ड पर नया अपडेट आता है। शू जिंग मिंग असंभव को मुमकिन कर टॉप 10 में दाखिल हो जाता है, 9वें स्थान पर। उसके ठीक नीचे 12वें नंबर पर उसका कजिन टैंगी है। एग्जाम हॉल के दूसरे हिस्से में टैंग ची अब बिल्ली जैसे कान और टेल के साथ एक हारे हुए बीस्ट के ऊपर बैठी है और दूर मुस्कुराते हुए देख रही है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मार्शल आर्ट्स हॉल में तबाही मचाने वाला भी उसी का कजिन था। टॉप रैंक्ड स्टूडेंट जो मिंग भी लीडर बोर्ड पर नया नाम देखता है। वो हैरानी से सोचता है कि अभी 6 घंटे बाकी हैं और एक नया चेहरा पहले ही टॉप 10 में आ गया। जो मिंग मन ही मन सोचता है कि उसने कभी शू जिंग मिंग का नाम पहले नहीं सुना। क्योंकि अब शू जिंग मिंग टॉप 10 में है, एक डेडिकेटेड कैमरा ड्रोन उसकी हर मूवमेंट को फॉलो करने के लिए भेजा जाता है। लाइव फीड में वो स्पीयर से एक और फर्स्ट ईयर बीस्ट को बड़ी आसानी से मारता दिखता है। बीस्ट गिरते ही उसकी स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन आता है, फिर से 14 एबिलिटी पॉइंट्स। शू जिंग मिंग खुद से सोचता है, सेंट्रल एरिया में बीस्ट्स को मारने की एफिशिएंसी सच में बहुत ज्यादा है। फिर उसकी नजर अपने ऊपर घूमते ड्रोन पर जाती है। तुरंत समझ जाता है कि अब वो टॉप 10 में प्रवेश कर चुका है। अपने ताजा शिकार के शव पर खड़े होकर शू जिंग सोचता है, ये एग्जाम हकीकत में ताकत और पोटेंशियल की परीक्षा है, जहां बेहतर नतीजे सीधे सीधे और भी बड़ा सम्मान दिलाते हैं। ये समझते हुए वो तय करता है कि अपनी असली शक्ति छुपाने का कोई कारण नहीं, टॉप 10 में आना तो सिर्फ शुरुआत है। कोर एरिया को चैलेंज करने से पहले वो दोबारा अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। सिस्टम पैनल चेक करता है, स्पीयर टेक्निक अब एडवांस्ड लेवल पर है और उसके पास 312 एबिलिटी पॉइंट्स जमा हैं। थोड़ा निराश होकर नोट करता है कि अभी तक उसकी रैंक अवेकेंड से ऊपर प्रमोट नहीं हुई। वो डिड्यूस करता है कि असली एबिलिटी यूजर बनने के लिए एक खास कल्टीवेशन मेथड सीखना जरूरी है, जो वो एग्जाम के बीच नहीं कर सकता। रैंक नहीं बढ़ा सकता तो अगले कदम के तौर पर अपने बेसिक एट्रीब्यूट्स को और बूस्ट करने का फैसला करता है। कुछ पॉइंट्स खर्च कर फिजिक +40 और स्पिरिट +22 करता है। नया जोश और शक्ति महसूस करते हुए वो मुट्ठी भींचता है, अब कोर एरिया का सामना करने को तैयार। जल्द ही वो कोर एरिया के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। यह खतरे का स्तर सबसे ऊंचा है। उसका स्वागत एक क्रूर नजारे से होता है। 9 आर्मर्ड टाइगर्स एक विशाल राइनो जैसे बीस्ट की लाश को नोच रहे हैं। शू जिंग मिंग दूर से सावधानी से झुंड को ऑब्जर्व करता है। वो जल्दी ही पहचान लेता है, बीच वाला सबसे बड़ा और भारी आभा वाला आर्मर्ड टाइगर ही इनका किंग है। लेकिन डरने के बजाय शू जिंग मिंग के लिए ये पूरा झुंड तो बस पॉइंट्स की फसल जैसी है, एक साथ बहुत बड़ी कमाई। जैसे ही वो आगे बढ़ने की तैयारी करता है, उसे किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। वो आवाज लगाता है, कौन है? छुपे रहने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। कॉर्नर से जो मिंग बाहर आता है। इम्प्रेस्ड होकर वो शू जिंग मिंग की तेज परसेप्टिवनेस की तारीफ करता है
और मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि टॉप 10 में आने वाला रहस्यमयी स्टूडेंट वही होगा। शू जिंगमिंग भी रिकॉग्नाइजिंग नजर आता है। ये टॉप रैंक्ड जो मिंग है। शू जिंगमिंग पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं ही हूँ? जो मिंग यांग बताता है, कोर एरिया में जितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ सकता है मैं हर एक को जानता हूँ। जब कोई अननोन इतनी तेजी से रैंकिंग में आया तो समझ गया यही वही राइजिंग नाम है। जो मिंगयांग आगे खुलासा करता है कि वो भी बहुत देर से टाइगर पैक को देख रहा है और अपनी सोर्ड निकालने की तैयारी करता है। शू जिनपिंग तुरंत सतर्क हो जाता है, पूछता है, तुम मेरा मॉन्स्टर छीनने तो नहीं आए? जो मिंग स्पष्ट करता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो बताता है, आर्मर्ड टाइगर किंग एक हाईली पावरफुल मिड ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट है और उसके साथ 9 और टाइगर्स। इसे अकेले कोई नहीं संभाल सकता। मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर इस झुंड का शिकार करें। पर शू जिंगमिंग सीधे सपाट 2 शब्दों में जवाब देता है, जरूरत नहीं, और एकदम आत्मविश्वास से कहता है, इन्हें अकेले निपटाने के लिए मैं ही काफी हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वो ऐलान करता है कि अकेले ही वो काफी है। जो मिंगयांग की ऑफर को ठुकराते हुए शू जिंगमिंग बेझिझक आगे बढ़ता है और आर्मर्ड टाइगर्स के झुंड का सामना करने के लिए खुले मैदान में कदम रखता है। उसकी अचानक एंट्री ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। टाइगर्स गुर्राते हुए वार्निंग देते हैं और टाइगर किंग, जो अपनी शिकार पर बैठा था, एक जबरदस्त रोर निकालकर अपनी डोमिनेंस दिखाता है। शू जिंगमिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो अपने ओपोनेंट्स को गौर से देखता है। वो नोट करता है कि जैसा उसने सोचा था, एक बीस्ट किंग के लीड करने की वजह से ये झुंड काफी स्मार्ट है। टाइगर्स ने सिंपल बैटल फॉर्मेशन बना रखी है जिसमें सबसे स्ट्रांग आगे खड़े हैं। पूरा पैक धमकी भरी गरज के साथ तैयार होता है, सब एक साथ हमला करने के लिए। अचानक एक टाइगर झुंड से अलग होकर सीधे उसकी तरफ चार्ज करता है, जोर से रोर करते हुए उस पर झपटता है। अपनी छुपी हुई जगह से जो मिंगयांग ये सब डिसबिलीफ और इंट्रीग के साथ देख रहा होता है, वो डिसाइड करता है कि फिलहाल बस ऑब्जर्व करेगा, ये जानने के लिए कि शू जिंगमिंग सच में मौत के मुंह में जा रहा है या फिर उसके पास कोई स्पेशल स्किल है जो उसके इस कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई करता है। चार्जिंग बीस्ट का सामना करते हुए शू जिंगमिंग बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चारों ओर एक काल्म ऑरा फैल जाता है जबकि वो अपना स्पीयर तैयार करता है। पलक झपकते ही वो एक्शन में आ जाता है। उसका स्पीयर इतनी तेजी से घूमने लगता है कि उसका शाफ्ट लगभग इनविजिबल सर्कल जैसा दिखने लगता है। वो अपनी अटैक के लिए एनर्जी इकट्ठा करता है और फिर अनलीश करता है एक बेहद वाइड स्पिनिंग स्वीप जो हवा को चीरते हुए इनकमिंग बीस्ट्स की तरफ जाता है। उसकी अटैक की ताकत जबरदस्त होती है। एक ही घातक मोशन में उसका घूमता हुआ स्पीयर कई टाइगर्स को एक साथ चीर डालता है और खून की धार सड़क पर फैल जाती है। तुरंत ही सिस्टम नोटिफिकेशंस पॉपअप होती हैं, उसके किल्स कंफर्म करते हुए और एबिलिटी पॉइंट्स अवार्ड करते हुए। मर चुके टाइगर्स की बॉडीज खून से भीगी सड़क पर ढेर हो जाती है। पैक की पहली वेव उसकी सिंगल पावरफुल स्ट्राइक से पूरी तरह खत्म हो जाती है। आर्मर्ड टाइगर किंग अपने झुंड के कत्लेआम से आग बबूला हो जाता है, लेकिन शू जिंगमिंग इस तबाही को देखते हुए हल्की सी डिससैटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराता है। वो कहता है कि अफसोस है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी कमजोर है क्योंकि वो एक ही वार में सारे टाइगर्स को खत्म नहीं कर पाया। बाकी के बचे हुए टाइगर्स अपने गुस्से से भरे किंग की अगुवाई में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, अपने मारे गए झुंड का बदला लेने के लिए तैयार। टाइगर किंग एक डेफनिंग रोर छोड़ता है, एक पावरफुल सोनिक अटैक जो अपने ओपोनेंट को डिसोरिएंट करने के लिए था। उस रोर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं और चारों तरफ शैटर्ड ग्लास की बारिश होने लगती है। दूर से देख रहा जो मिंग भी उस सोनिक ब्लास्ट से प्रभावित होता है, सिर पकड़कर दर्द से तड़प जाता है, लेकिन शू जिंगमिंग टूटते कान के बीच भी अडिग खड़ा रहता है, बिल्कुल अनफेज्ड। वो समझ जाता है कि टाइगर किंग उसे डराने की कोशिश कर रहा है। एक चुनौती भरी नजर के साथ वो ऐलान करता है कि ये बीस्ट शायद दूसरों को डरा सकता है, लेकिन उसे नहीं। बाकी के टाइगर्स चारों तरफ से उस पर झपटते हैं और शू जिंगमिंग उनका सामना करता है फ्लूइड ग्रेस और डेडली प्रिसिजन के साथ। वो एक टाइगर की अटैक को पैरी करता है और फिर उसी बीस्ट के शरीर को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर हवा में छलांग लगाता है,
दूसरे टाइगर के काटने वाले जबड़ों से बचते हुए। टाइगर किंग को मौका दिखाई देता है और वो भी चार्ज करता है, लेकिन शू जिंगमिंग पहले से रेडी होता है। अब भी हवा में रहते हुए वो खुद को डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए पोजीशन करता है। एक पावरफुल ओवरहेड स्विंग के साथ वो अपना स्पीयर सीधे टाइगर किंग के सिर पर मारता है। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि बीस्ट का पूरा स्कल चीर जाता है। टाइगर किंग वहीं ढेर हो जाता है। वो ग्रेसफुली जमीन पर उतरता है और तुरंत ही सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप होती है। अपर रैंक फर्स्ट ऑर्डर आर्म ब्लेड, टाइगर डिफीटेड, प्लाइस सो 20 एबिलिटी पॉइंट्स। अपनी छुपी जगह से देख रहा जो मिंग पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह जाता है। पसीना बहाते हुए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाता जो उसने देखा। धीमे से खुद से बड़बड़ाता है कि कोई अकेला इंसान पूरे झुंड का सफाया कैसे कर सकता है। आखिर शू जिंगमिंग किस तरह का मॉन्स्टर है। शू जिंगमिंग दूसरी तरफ एक्सटैटिक होता है। वो खुश होकर मावल करता है कि एक ही टाइगर पैक से उसे इतने सारे एबिलिटी पॉइंट्स मिल गए। वो एक्साइटेड होकर सोचता है कि 12 आवर एग्जाम खत्म होने से पहले और कितने पॉइंट्स वो एक्यूमुलेट कर सकता है। जानते हुए कि ज्यादा पॉइंट्स का मतलब है ज्यादा पावर, वो डिसाइड करता है कि तुरंत अगले बीस्ट्स की तलाश में निकलना होगा। लेकिन उसके जाने से पहले ही जो मिंग अपनी छुपी जगह से बाहर दौड़ आता है। वो डिमांड करता है कि शू जिंगमिंग बताए कि आखिर कैसे उसने सिर्फ एक लॉन्ग स्पीयर के दम पर सारे टाइगर्स को क्रश कर दिया। जो मिंग पूछता है कि क्या उसकी एबिलिटी रीइंफोर्समेंट टाइप है जो उसकी इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकती है। शू जिंगमिंग बिना रुके बस छलांग लगाकर दूर चला जाता है और पीछे मुड़कर चिल्लाता है, मैं लाइटनिंग टाइप हूँ। जो मिंग गुस्से से खौल उठता है। वो शू जिंगमिंग के जवाब पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है, सोचते हुए कि शू जिंगमिंग उसे जानबूझकर डिसमिस कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि इतने सारे नए किल्स के साथ शू जिंगमिंग का स्कोर उसके बराबर पहुंच सकता है। वो जल्दी से अपना स्मार्ट वॉच खोलकर लीडर बोर्ड चेक करता है और उसके एब्सोल्यूट हॉरर में उसे दिखता है कि शू जिंगमिंग ने सिर्फ बराबरी ही नहीं की बल्कि उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। लीडर बोर्ड पर अब शू जिंगमिंग का नाम पहले स्थान पर चमक रहा था, 22 पॉइंट्स के साथ। जो मिंगयांग नीचे धकेल दिया गया था दूसरे नंबर पर सिर्फ 985 पॉइंट्स के साथ। ये देखकर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चीख पड़ता है। दूसरी तरफ ऑडियंस स्टैंड्स में ऑफिशियल्स एक्साइटमेंट से फट पड़ते हैं। डायरेक्टर जांग वेन उठ खड़ा होता है और ऐलान करता है कि शू जिंगमिंग की हाई लेवल स्पीयरमैनशिप ये साबित करती है कि वो वाकई एक जेन्युइन जीनियस है। वो चमकते हुए प्रिंसिपल शाओ याओ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि शू जिंगमिंग के रिप्रेजेंट करने से अब जोंगशिंग स्कूल जरूर प्रोविंशियल टॉप 100 में जगह बनाएगा। वो वादा करता है कि एग्जाम के बाद सेकंड हाई स्कूल को पूरी अकोमोडेशन दी जाएगी। प्रिंसिपल शाओ याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि शू जिंगमिंग कितना बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। आखिरकार उसकी स्कूल को चमकने का दिन मिल ही गया। 3 घंटे बाद कोर जोन में जो मिंगयांग सड़क पर भटक रहा होता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। वो जोर से बड़बड़ाता है, ये सारे फियर्स बीस्ट्स कहाँ गायब हो गए। पीछे से एक आवाज आती है, इसके लिए तो तुम्हें नंबर 1 रैंक्ड स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। वो मुड़कर देखता है और अपने कजिन तांगी को पाता है। उसके साथ टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स वुहा और मुंगडी भी थे। तांगी खाली सड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, शू जिंगमिंग पहले ही सारे बीस्ट्स मार चुका है, हमें तो बीस्ट्स मिले ही नहीं, इसलिए हमें टीम अप करना पड़ा। जो मिंगयांग स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई अकेला इंसान पूरे कोर जोन को साफ कर सकता है। तांगी उसकी तरफ देखकर कहती है, जो मिंग, ये साफ है कि तुम रैंक्ड एबिलिटी यूजर बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो साबित करने के लिए अपना स्मार्ट वॉच एक्टिवेट करती है। लीडर बोर्ड की स्क्रीन हवा में चमक उठती है। जो मिंगयांग की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं। उसकी नजर सीधे शू जिंगमिंग के नाम पर जाती है। 3435 पॉइंट्स, जो उसके खुद के स्कोर से 3 गुना से भी ज्यादा था। जो मिंगयांग बस हकला कर रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? तंगी शांत स्वर में कैलकुलेशन समझाती है। अगर शू जिंगमिंग के सेंट्रल जोन के लगभग 700 पॉइंट्स हटा भी दो तो भी उसने कोर जोन में अकेले 500 से ज्यादा पॉइंट्स कमा लिए। मतलब उसने लगभग 200 फियर्स बीस्ट्स को अकेले ही मार गिराया। जो मिंगयांग के चेहरे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क जाती है। उसे सच्चाई समझ में आ जाती है।
शू जिंग मिंग कभी किसी से अपने किल्स छिन जाने से नहीं डर रहा था। उसने तो शुरुआत से ही पूरे कोर जोन को मोनोपोलाइज करने की योजना बनाई थी। वुहा उनकी करंट सिचुएशन समझाने लगता है। सिर्फ कुछ घंटे बचे थे और बचे हुए टॉप स्टूडेंट्स ने एक टीम बना ली थी। उनकी योजना थी इनर मोस्ट कोर जोन में जाने की, वो जगह जहां अपर रैंक बीस्ट्स और यहां तक कि एक सेकंड ऑर्डर बीस्ट किंग तक मौजूद था। सब मानते थे कि अकेले अंदर जाना तो सीधी मौत को बुलाना होगा। तभी मूंग डी आधिकारिक तौर पर जो मिंग को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता है। कोई और ऑप्शन न होने पर जो मिंग मान जाता है और जोर से चिल्लाता है, काउंट मी इन। सीन शिफ्ट। एक शांत चांदनी भरी छत पर शू जिंग मिंग अकेला बैठा होता है। अपने चारों तरफ मारे गए बीस्ट कॉर्प्सेस का विशाल ढेर लगा होता है। उसका स्पीयर उसके बगल में गड़ा होता है। उसकी सारी सप्लाईज खत्म हो चुकी थी और वो जानता था कि एग्जाम का अंत नजदीक है, लेकिन उसकी पावर की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो सोचता है कि उसे और एबिलिटी पॉइंट्स के लिए और गहराई में जाना ही होगा। वो जानता है कि इनर मोस्ट कोर जोन में सेकंड ऑर्डर फियर्स बीस्ट्स मौजूद हैं और उसने तय किया कि आखिरी बार अपनी शक्ति को और मजबूत करेगा। वो अपना सिस्टम पैनल खोलता है जहां साफ दिखाई देता है कि उसने कुल 213 एबिलिटी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ वो तय करता है कि इन पॉइंट्स को अपग्रेड में लगाएगा। नई पावर चैनल करने के बाद वो एक विशाल बेयर जैसे क्रीचर के कॉर्प्स के ऊपर खड़ा होता है और राहत की सांस छोड़ता है। उसे पूरा विश्वास है कि इस आखिरी बूस्ट के साथ वो इस साल के कॉम्बैट एग्जाम फिनाले को संभाल लेगा। दूसरी तरफ बाकी टॉप स्टूडेंट्स अंतिम क्षेत्र की तरफ स्प्रिंट कर रहे थे। उनकी अंतिम दौड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन इनर मोस्ट जोन की गहराइयों में एक नया खौफनाक बीस्ट खंडहरों से बाहर आता है। एक विशाल सफेद फर वाला भेड़िए जैसा क्रीचर जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी पीठ पर खतरनाक लाल क्रिस्टल्स उग रहे थे। जैसे ही ये फाइनल चैलेंज सामने आता है, शू जिंग मिंग वहां पहुंचता है, पूरी तरह काल्म और तैयार। वो अपना स्पीयर पकड़कर खड़ा है, चेहरे पर कॉन्फिडेंट लुक है। वो सोच रहा है कि इस साल एग्जाम ने उसके लिए किस तरह का सेकंड ऑर्डर फियर्स बीस्ट अरेंज किया होगा। जैसे ही शू जिंग मिंग फाइनल चैलेंज के लिए पहुंचता है, उसी समय टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स की टीम भी इनर मोस्ट कोर जोन में पहुंच जाती है। उन्होंने तुरंत उस मैसिव क्रिस्टल बैक्ड क्रीचर को पहचान लिया। वो है ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर। वो बीस्ट अपनी ताकत दिखाता है, एक ही पॉ स्वाइप से टूटी फूटी कार को चकनाचूर कर देता है। ये साइट देखकर टीम डर से भर जाती है। जो मिंगयंग चिल्लाता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुंगी समझाता है कि ये रेयर बीस्ट की हाइड इतनी टफ है जैसे ई ग्रेड अलॉय, जिसे मिसाइल्स भी नहीं छेद सकते। वो डर के साथ ये भी जोड़ता है कि उसके पॉ का सिर्फ एक स्ट्राइक सबको तुरंत मारने के लिए काफी है। इतना ओवरवेलमिंग देखकर टांगी सजेस्ट करता है कि उन्हें मिशन छोड़ देना चाहिए। अब उन्हें एहसास होता है कि कंपाउंड सिर्फ बीस्ट किंग से ही गार्ड नहीं है, बल्कि उसके साथ हाई रैंक फर्स्ट लेवल बीस्ट्स का बड़ा पैक भी है। उनमें से एक ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर वो अंदर गए तो सैवेज बेयर हिले उससे पहले ही वो हॉर्ड उन्हें वाइप आउट कर देगा। इतना इम्पॉसिबल चैलेंज देखकर टीम का एक मेंबर तुरंत क्विट कर देता है, ये कहते हुए कि हाई स्कोर लेने का क्या फायदा अगर जान ही चली जाए। जो मिंगयोंग उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में पूछता है, हैंडसम दिखने का क्या फायदा अगर तू बस बीस्ट्स के हॉर्ड में घुसकर मरने वाला है। टीम का मोराल पूरी तरह टूट चुका है। अचानक मुंगडी कॉम्पाउंड की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है, देखो वहां। सब लोग देखते हैं कि एक अकेला फिगर उस डेडली एरिया में एंटर कर रहा है। तांगी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो उसे पहचानती है। वो है शू जिंग मिंग, जो बिना डरे बीस्ट होर्ड के बीच वॉक कर रहा है। वो ग्रेसफुली कंपाउंड के अंदर लीप करता है और बाकी सब डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। जो मिंग शिकायत करता है कि ये टेस्ट कितना मुश्किल है। तभी एक और स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है कि शू जिंग मिंग की एंट्री से पूरा हॉर्ड अलर्ट हो गया है और अब सब बीस्ट्स उसी पर ध्यान दे रहे हैं। इंट्रूशन से गुस्साए हुए सारे फियर्स बीस्ट्स एक साथ उस पर चार्ज कर जाते हैं। शू जिंग मिंग स्ट्रीट के बीच खड़ा रहता है और पल भर में पूरा स्नार्लिंग होर्ड उसे घेर लेता है। रूफटॉप से देख रहे बाकी स्टूडेंट्स हॉरर में जम जाते हैं। तांगी अपने कजिन के लिए चिंतित होती है, लेकिन वुहाओ कहता है कि वो बहुत रेकलेस था। तांगी जिद करती है कि उसे उसकी मदद करनी होगी।
मिंग टी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और वू हाओ उसे पागल कहता है। ये तो पॉइंटलेस डेथ है। लेकिन तांगी मजबूरी से कहती है कि जिंगमिंग उसका कजन है और वो बस खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकती। तभी अचानक बीस्ट होर्ड के बीच से पर्पल और ब्लू लाइटनिंग का मैसिव एक्सप्लोजन होता है। रॉ पावर की वजह से एक ब्लाइंडिंग फ्लैश बनता है और रूफटॉप पर खड़े स्टूडेंट्स अपनी आंखें ढक लेते हैं। जो मिंग हैरान होकर घूरता है और सोचता है, क्या ये वही लाइटनिंग सुपर पावर है जिसका जिक्र शू जिंगमिंग ने किया था? जैसे ही लाइटनिंग डिसिपेट होता है, सामने अटर कार्नेज का सीन होता है। पूरा हॉर्ड ऑफ फर्स्ट लेवल बीस्ट्स वाइप आउट हो चुका है। उनकी जली हुई बॉडीज इधर उधर पड़ी हैं और बीच में एक अकेला अनहार्म्ड फिगर खड़ा है। वो है शू जिंगमिंग। उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग क्रैकल कर रही है। वो मानता है कि सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं थी, इसलिए उसे अपना सुपर पावर यूज करना पड़ा। उसके होठों पर कॉन्फिडेंट स्माइल आती है क्योंकि वो अपने एस ग्रेड एबिलिटी की इमेंस पावर महसूस कर रहा है। लेसर थ्रेट्स को खत्म करने के बाद उसकी नजर अब फाइनल चैलेंज पर जाती है। वो ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर जो अपने मिनियंस की लाशों के ऊपर खड़ा है। मैसिव बीस्ट एक डेफनिंग रोर निकालता है। शू जिंगमिंग काम रहता है और अपने ओपोनेंट को एनालाइज करता है। वो नोट करता है कि सैवेज बियर बहुत बड़ा है और शायद एजाइल नहीं है, इसलिए अपनी थंडर एबिलिटी से वो उसे हैंडल कर सकता है। लेकिन फिर उसे दिखता है कि बीस्ट अकेला नहीं है, उसके साथ कई छोटे मगर डेंजरस मिनियंस भी हैं। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर्स अनॉयंस बन सकते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले एरिया क्लियर करना होगा। उसकी आंखों में फियर्स डिटर्मिनेशन चमकती है और वो डिक्लेयर करता है कि पहले ये सब खत्म कर दूंगा। वो अचानक मोशन में बर्स्ट करता है। उसका बॉडी एस ग्रेड लाइटनिंग एबिलिटी से इन्हांस हो चुका है। वो ब्लाइंडिंग स्पीड से मूव करता है और रिमेनिंग बीस्ट्स को ब्लिट्स करता है। एक हाई रैंक शैडो कैट को एफर्टलेसली डिस्पैच करता है। उसकी स्मार्ट वॉच तुरंत कंफर्म करती है किल और उसे 13 पॉइंट्स मिलते हैं। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए शू जिंगमिंग अपने फिजिक पर सुपर पावर की एनहांसमेंट देखकर हैरान होता है, लेकिन वो मानता है कि ये डेंजरस स्टेट वो ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। उसे पता है कि मिनियंस को खत्म करने के लिए इतना काफी है। वो अपने स्पीयर का एक पावरफुल स्वीप मारता है और आखिरी लेसर बीस्ट को काट गिराता है। हाई रैंक यूनिकॉर्न राइनो को मारने पर उसकी स्मार्ट वॉच 15 पॉइंट्स दिखाती है। अब एरिया क्लियर हो चुका है और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सैवेज बेयर गुस्से में रोर करता है। उसके मैसिव पॉज जमीन पर गिरते हैं और शॉक वेव पेवमेंट को चकनाचूर कर देती है। बीस्ट चार्ज करता है, जमीन हिलने लगती है। लाइटनिंग ऑरा में ढका हुआ शू जिंगमिंग सीधा चार्ज को फेस करता है। वो एक पावरफुल लीप लेता है और चार्ज डॉज कर देता है। उसी समय स्पीयर को डेवेस्टेटिंग आर्क में घुमाकर बीस्ट की पीठ पर लगी बड़ी लाल क्रिस्टल्स में से एक को चकनाचूर कर देता है। बैटल ब्लर की तरह चलता है। शू जिंगमिंग एक्सपर्ट की तरह पेयर के अटैक्स डॉज करता है और प्रिसाइज स्ट्राइक से उसके और क्रिस्टल्स तोड़कर उसे घायल करता है। उसकी स्मार्ट वॉच लगातार पॉइंट्स अपडेट करती रहती है जैसे ही वो बीस्ट किंग की डिफेंसेस डिसमेंटल करता है। सैवेज बेयर रोर करता है। अपने मिनियंस को गिरते देख वो और गुस्से में भर जाता है। लाइटनिंग में लिपटा हुआ शू जिंगमिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तू गुस्सा हो रहा है? चिंता मत कर, मैं अभी तुझे भी संभाल लूंगा। आखिरी मिनियन चार्जिंग राइनो को खत्म करने ही वाला होता है कि बेयर किंग चालाकी से देख रहा होता है। जैसे ही शू जिंगमिंग स्ट्राइक करने जाता है, बेयर किंग अचानक अनएक्सपेक्टेड स्पीड दिखाता है और अपने ही मिनियन को तोड़कर इंटरसेप्ट करता है। शू जिंगमिंग हैरानी से आंखें फैलाकर देखता है। उसे एहसास होता है कि बीस्ट ने उसके मूव को एंटिसिपेट मींस प्रिडिक्ट किया था। बेयर किंग अपने पॉज क्लैप करता है, अपने आखिरी मिनियन को कुचलकर एक डेविस्टेटिंग शॉक वेव बनाता है जो जमीन और आसपास की कार्स को तबाह कर देती है। फाइनल राइनो एक्सप्लोजन में फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाता है, लेकिन ये अटैक अपने असली टारगेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लाइटनिंग ऑरा से घिरा हुआ शू जिंगमिंग हवा में ग्रेसफुली फ्लिप करता है और बिना किसी चोट के सुरक्षित जमीन पर उतरता है। अब बैटलफील्ड पूरी तरह साफ है। लेसर थ्रेट्स सब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 2 किंग्स बचे हैं। शू जिंगमिंग जबरदस्त मुस्कान के साथ खड़ा है। उसका बॉडी पावर से क्रैकल कर रहा है। वो डिक्लेयर करता है, अब जब मिनियंस नहीं बचे, देखते हैं तेरी आर्मर लाइक हाइड मेरी थंडर की ताकत झेल पाती है या नहीं।